जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये वास्तविक कहानी है उन लोगों की जो जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, जीवन की किसी भी स्थिति से निराश नहीं होते, निश्चल भाव से जीवन के हर रंग में घुल मिल जाते हैं और उन्नति की नई राह खोज लेते हैं। आशा है कि इनका जीवन संघर्ष हमारे जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए जुड़ते हैं जीवन के इस रंग से। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं पन्नालाल राजपूत भारतीय समाज व्यवस्था में जिसे गुनहगार जाति मानते हैं, ऐसे भटकते समुदाय का हिस्सा हूं। पारधी जनजाति के उत्थान कार्यक्रम में लगा हूं। चाहता हूं कि हम भी इंसान हैं तो हमें भी समाज में इंसान का दर्जा मिले। फूले अंबेडकर मिशन वाला परिवर्तनवादी पन्नालाल, यही पहचान है मेरी। नागपुर शहर से उमरेड की ओर चलते हुए एक छोटा सा बस स्टॉप मिलता है, उदासा। यहीं से पत्थरों का एक छोटा सा टीला नजर आता है और उस पर छोटे छोटे झोपड़ी नुमा मकान। ये दृश्य है राजुलवाड़ी का, पारधियों की बस्ती। आजादी से पहले तो हमारी जिंदगी पाल के तंबू में ही थी, कभी यहां तो कभी वहां, किसी एक जगह हम रुकते नहीं थे। रोटी की तलाश में दर बदर भटकते रहते थे। वैसे आज भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है हमारी जिंदगी में। बस हम पारधी कहीं कहीं स्थायी जीवन जीने लगे हैं और उसी का परिणाम है ये पारधी टोली, राजुलवाड़ी। यहीं 1960-62 के आसपास मेरे पिता और हमारी टोली के कुछ परिवार यहां स्थायी हो गए। तब तक यहां आर्मी का फायरिंग जोन हुआ करता था। मेरी जिंदगी तो इसी राजुलवाड़ी में शुरू हुई। स्कूली दस्तावेज में मेरा जन्म 1952 का लिखा है। कोठे में पढ़ाया हम लोगों को, कोठे में पढ़ाया। मुझे जानवर के कोठे में पढ़ते थे। 3 दिन स्कूल में जाते थे और 4 दिन वो बकरियाँ, माँ बाप के खाना पीने के सोई नहीं थी तो वो बकरी के लिए जाना चराने के लिए, फिर ढोर चराना। वैसे तो जानवर और हम दोनों में मैंने कोई खास फर्क महसूस नहीं किया। अभी तो हमें थोड़ा बहुत काम मिल भी जाता है, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तब तो हमारे समुदाय को गुनहगार जाति मानकर कोई काम ही नहीं देता था।
तो शिकार के मांस के सिवाय कोई दूसरा खाना नहीं होता था हमारा। मेरे पिताजी शिकार करते थे, लभे तीतर पकड़ के लाते थे, गांव में बेचते थे। मेरे माताजी वो लभे तीतर लेके गांव में बेचने जाती थी, फिर उधर से मांग के लाती थी, उसमें हमारा गुजारा चलते था। हम 3 भाई 1 बहन। पिताजी मेरे 78 में गुजरे और पाल में रहते थे, पाल की झोपड़ी थी हमारी। अब जो जीवन स्थायी हुआ तो स्कूल भी आए, और स्कूल आए तो उन्नति के रास्ते भी खुलने लगे। लेकिन हमारे समुदाय से स्कूल जाने वाली शायद हमारी पहली ही बैच थी। हमारी जीवन पद्धति ही कुछ ऐसी है कि बारिश के 4 महीने हमारे लोग घर में रहते हैं और 8 महीने यानी गर्मी और ठंड में काम के लिए बाहर चले जाते हैं। बड़े सब बाहर और बच्चे बूढ़े घर में। तो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थोड़े बड़े बच्चों पर होती है। जिंदगी तो हमारी सामूहिक ही होती है। शुरुआत पर हमारे को ऐसे ही स्कूल में जब कोठे में गए तो गांव के लोग हमको चिढ़ाते थे। गांव के लोग बोलते थे, अरे ये पारधी आले शिकारी कराला, उंदराचे फासे वगैरह ऐसे चिढ़ाते रहते थे ये गाँव वाले। प्राथमिक शाला विरली में से मैं फिर सर ने बोला, तू बोले बहुत होशियार है, 5वीं से 6वीं की परीक्षा दे बोले तू। मुझे 4थी की भी दिया एक ही साल सर मैंने, और 5वीं की भी एक ही साल में परीक्षा दिया है। पर हम 4 ये गांव के अंदर में 4 लड़के पढ़ रहे और पढ़ते रहे, और चारों भी जने चौथा क्लास साथों साथ पढ़े। अब भी हमारी कुछ टोलियां पाल यानी कपड़े के तंबू में ही रहती हैं। बड़े शहरों के आसपास भटकते हुए हमें आज भी देखा जा सकता है। 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती है हमारे समुदाय में। मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र 18 साल की थी। हमारी जिंदगी में अपमान, रोना धोना और मारपीट, इसके सिवाय कुछ खास नहीं। ये मेरी पत्नी है। माझं नाव नंदाबाई पन्नालाल राजपूत। मी अंगणवाडीच्या शाळेत खिचडी पकवते। वैसे तो हमारी जिंदगी शिकार पर ही निर्भर है। हमारी टोली में रिवाज है कि हम शिकार के लिए भी मिलकर ही जाते हैं, और शिकार लाने के बाद उसे पूरी टोली मिलकर ही आपस में बांट लेते हैं। कभी कोई अकेले शिकार करके ले आए और अकेले ही खा ले, ऐसा नहीं होता। किसी ने ऐसा किया तो न्याय पंचायत उसे दंड भी देती है। लेकिन चूंकि अब जंगल भी कम हो गए और शिकार पर प्रतिबंध भी लग गए, तो शिकार अब कम ही हो गए, और हमारी राजुलवाड़ी अब थोड़ी थोड़ी खेती भी करने लगी। वैसे हमारी इस पारधी टोली में सबसे पहले हम 3 लोगों ने, यानी मैं और मेरे साथी आजाद और लक्ष्मण, हम तीनों ने यहां जंगल साफ कर खेती शुरू की, बंजर जमीन पर। लेकिन हमारे यहां जो गैर बराबरी वाली समाज व्यवस्था है, तो अगड़ी जातियों के लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं भाई कि घुमंतु जनजाति के ये पारधी स्थायी जीवन जिए। 1986 की बात आपको बताता हूँ। 86 में हम पर गांव वाले ने आक्रमण किया। मुझे वो हमको खेती जो है या हमारी गया भैया बकरी चराने के लिए काश्तकारी है, ये तुमको देने के लिए नहीं है। पूरा गांव 2-4 गांव मिल के पूर्ण हमारे ये बस्ती को उद्ध्वस्त किया, भगा देने के लिए लगे थे। फिर वहाँ पर हमको एक मालूम पड़ा 1984 में
गणेश गेरन पवार का मर्डर हुआ गुंटेरी में। फिर वहाँ पर एक मोर्चे में मैं शामिल हुआ वहाँ। तो वहाँ पर कुछ सामाजिक चळवळ के लोग मिले। इस घटना के बाद देश, समाज, जाति और उनकी व्यवस्था थोड़ी थोड़ी मेरी समझ में आने लगी। इन सब में राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है, ये बात भी मैं समझने लगा। लेकिन हमारी टोली के लोग जो शिक्षा से कोसों दूर, निहायत अनपढ़ और किसी बात की समझ नहीं, ऐसे में क्या करें? अब मैं तो फुले अंबेडकर विचारधारा से जुड़ गया था और मैं नागेश चौधरी से बराबर संपर्क बनाए रखता था। पन्नालाल राजपूत ये पारधी समाज का जो कार्यकर्ता है, वह उसका और हमारा संबंध 1984 से आया है। जब एक गांव में अमरावती रोड में एक पारधी युवक का खून हुआ था, उस बारे में हमने एक मोर्चा निकाला था नागपुर में, और पारधी लोगों, हजारों की तादाद में पारधी लोग उसमें आए थे, और उसमें पन्नालाल और वहाँ के राजूरवाड़ी के पारधी आए थे। और उन पर भी जो अत्याचार हुए थे, उनकी जो ज़मीन थी उन्होंने जोतना शुरू किया था, उस ज़मीन को गांव के लोगों ने, पटेल लोगों ने वो जानवरें डालकर उसका ख़त्म किया था, उनका पूरा जो था खेती। तो उसके खिलाफ हमने पहले हाई कोर्ट में स्टे लाया और उनको ज़मीन दिलाई गई। मगर पन्नालाल राजपूत और गांव में हमारे संपर्क से जो जागृति हुई है, उसके बाद उस गांव में बहुत परिवर्तन हुआ है। वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और फुले अम्बेडकर, इन सब का विचारों का एक प्रभाव पड़ा है। तो हमको लगता है कि जो पन्नालाल राजपूत आज जो जागृति उस गांव में आई है, और वो पन्नालाल आज पारधी लोगों का एक नेता बनकर रह गया है। मैं जो परिवर्तनवादी विचारों से जुड़ा, तो परिवर्तन मैंने अपने घर से ही शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं वास्तविक आंदोलन से जुड़ा तो मैं पढ़ न सका, ये बात मुझे बहुत खलती थी। तो मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर पहले ध्यान दिया। मेरे एक बच्चा जीएस कॉलेज में चतुर्थी श्रेणी पर है, ड्यूटी करता है सर। और दूसरा बच्चा जो है विजेंद्र पन्नालाल राजपूत, वो ला कर रहा था, ला कर रहा है। मेरा तीसरा लड़का जो है 12वीं करके, ये जो मेरे घर की काश्तकारी, और वो ये ट्रैक्टर वैक्टर चलाता है, कभी ऑटो चलाता है, काश्तकारी में काम में हाथ भार लगाता है। शिक्षा की इस फैलाव से अब थोड़े सुधार के चिन्ह मुझे दिखने लगे। अब आस बनने लगी कि हम पारधियों का जीवन अपने उत्थान की ओर जा सकेगा। पिछले 13 साल से मैं ये गांव के स्कूल में टीचर का काम कर रहा हूँ। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, वो स्कूल में आते हैं, उनको पढ़ाने का काम करता हूँ। ये स्कूल चलाने के लिए हमारे यहाँ के ग्राम शिक्षण समिति के जो उपाध्यक्ष है सन्माननीय पन्नालाल जी राजपूत के, उनके सहयोग से या उनके मार्गदर्शन से यहाँ पे स्कूल चल रहा है। वैसे इन गांव के लोगों का भी साथ अच्छा है। ये लोग भी अभी फुले शाहू अम्बेडकर की विचारों से, या कोई भी परिवर्तनवादी विचार है, वो परिवर्तनवादी विचारों के तरफ इन लोगों का कल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऐसी है कि ये लोग अभी आगे आगे अपना विकास कर रहे हैं। शिक्षा में इनकी रुचि बढ़ रही है और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। सामाजिक कार्य में जो जिंदगी लगी तो तकलीफें भी कुछ कम नहीं रही। गांव वाले भी इस बात से परेशान थे कि ये पारधी हाशिए की जिंदगी छोड़कर उन्नति की राह कैसे चल रहे। गोवारी लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उसी साल में पूरे पारधियों पर सातत्य से वो जो एक ही रात में 3 बजे रेड मारा। 3 बजे रेड मारने के बाद में अभी क्या करना चाहिए? सब समाज में पूरा नागपुर जिले पर रेड हो गया वो। और ऐसा मारा हमारे लोगों को कि जब जानवर को भी मारते हैं तो वैसे नहीं मारते होंगे। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के,
ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब तो ये कोशिश है कि सिर्फ हमारी ही टोली नहीं, पारधियों के पूरे समुदाय को संगठित किया जाए और उन्हें अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए। इसी मंशा से मैंने यहीं राजुलवाड़ी में 2 बार पारधी स्वाभिमान परिषद का आयोजन किया और पूरे समुदाय ने इसे अच्छा प्रतिसाद भी दिया। अभी ये जो यहाँ की जो व्यवस्था है, किस पोजीशन में व्यवस्था चल रही है, ये इस पर से मालूम पड़ता है। अभी गुण गरीब को न्याय मिलने वाले में से न्याय देने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पर। आज भी फुले अंबेडकर का आवाज़ दबा दिया जा रहा है, सत्य का आवाज़ यहाँ पर दब रहा है सर। हमारे पूरे समुदाय में धर्म या धार्मिक विधि के नाम पर कुछ नहीं रहा। समुदाय की न्याय पंचायत कुछ नियम बनाती जो टोली की नैतिकता और अनुशासन बनाए रखती, और धार्मिक विधि के नाम पर देव कारण होता है, यानी कुल देवताओं का स्मरण, जिसका प्रतिपालन सामूहिक ही होता है। लेकिन मैं जो फुले अंबेडकरवादी आंदोलन से जुड़ा तो शील सदाचार की दृष्टि से बुद्ध धम्म का अनुशीलन मैंने ज्यादा उचित समझा और पूरी टोली को मैंने इसके लिए राजी कर लिया। जानों में कुछ अपने लोगों ने यही तेज पर बुद्ध धर्म स्वीकारा। मैंने बोला 6 आनों के अपने पर कोई उतने लोगों का ये नहीं, मैं खूब लेट में ऐसा हुआ और वो जानों में बुद्ध धर्म स्वीकारा। अब तो जिंदगी का एक ही मकसद है, पारधी समुदाय में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और बुद्ध धम्म का विज्ञानवाद लोगों को समझाना। मेरा बेटा नरेंद्र भी अब कांधे से कांधा मिलाकर मेरे साथ खड़ा है। काफ़ी बच्चे अभी एजुकेट होने लगे हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई BCA कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, कोई BSW, कोई MSW कर रहा है। इस तरह अच्छा खासा बदलाव हुआ है। मैं 12वीं के बाद में ITI कर चुका हूँ और मेरे पिताजी सामाजिक वर्कर है और वो अंबेडकर चळवळी से जुड़े और अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरा जन्म यानी मेरे जन्म से पहले से ही अंबेडकर विचारधारा, अंबेडकर, शाहू फुले, इनकी विचारधारा से किताबें पढ़कर उन्होंने अपने भारतीय समाज में जन जागृति की और वो जागृति की वजह से हम लोग यानी हम उनके जो लड़के लोग हैं और ये गांव के कुछ बच्चे लोग हैं, मेरे भी कुछ बैचेस है, मेरी जो बैचेस निकल गई है वो कुछ उनके विचारधाराओं की वजह से, जागरूक होने की वजह से शिक्षा कर पाई है। अच्छे लड़के एजुकेशन हो गए हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। तो ये कैसे उन्होंने जो किताबें हमें पढ़ाई थी बाबा साहब की, महात्मा ज्योतिराव फुले की, शाहू महाराज की और बुद्धिस्ट की, जो उन्होंने जो बताया कि सही में जो सच्चा है वही बताओ, जो सच्चाई है वो दिखाओ। तो हमें शिक्षा के थ्रू ये पता चला है कि सही में कि शिक्षा लोगों को जागरूक करती है, शिक्षा सच्चाई बताती है, शिक्षा संघर्ष के लिए लड़ना पड़ाती है, शिक्षा समाज के अंदर जो गुमराह होते हैं, अत्याचार होते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाती है। हमारी जिंदगी को पाल के तंबू के भटकाव से निकालकर
स्थायी जीवन में बदलने में अब बहुत सारे कार्यकर्ता साथ सहयोग करने लगे हैं। यह हमारी पुष्पाताई चौधरी तो अब अपना सेवानिवृत्ति का पूरा समय हमारे समुदाय की शिक्षा में देती हैं। पारधी लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ मेरे टीचरशिप का उपयोग हो, इसलिए मैं रिटायरमेंट के बाद पन्नालाल के यहाँ राजूलवाड़ी पढ़ाने के लिए हर संडे को पढ़ाने के लिए जाती थी। और जितने भी बच्चे रहते थे, जो भी क्लास के बच्चे रहते थे, उन सबको जितना मुझे हो सके मैं पढ़ाती थी। और वो सब लोग कहते हैं कि उनके रिज़ल्ट में उसका बहुत यानी अच्छा परिणाम उन्हें दिखाई दिया और बच्चों को थोड़ी शिस्त भी लगी थी। अब ये जो पारधियों में परिवर्तन की बात चली, तो जहाँ कुछ बनता है वहाँ कुछ बिगड़ता भी है। 2 साल पहले की बात आपको बताता हूँ। जब 2011 में सर मेरा पूरा परिवार है ना, पूरा मेरा गांव उद्ध्वस्त कर डाला। इतना बड़ा गांव कि वो हमको खाने के लिए पूरी पब्लिक ने दाने ला के दिया। यहाँ के गवर्नमेंट ने दाने नहीं दिया हमको, परंतु हमारे पूरी पब्लिक ने दाना ला के दिया सर। पूरा कमी 3-4 महीने का हमारे को दाने का ये पहुँचाया उन्होंने। तो वो दाने के वजह से एक साल हमारा 2011 का जो साल था वो पूरा सर वो 11 में पूरा साल भर का यानी 5-6 महीने तक तो दाना इन्होंने पूरा म्हणजे पब्लिक ने। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। एक वक्त ऐसा था जब रास्ते से पैदल चलते हुए भी लोग हमें चिढ़ाते थे, पारधी कहकर नाक मुंह सिकोड़ते थे। इस परिस्थिति में बहुत बदलाव तो नहीं, लेकिन अब गांव के लोग खेत में मजदूरी पर बुलाते तो है, और मैंने भी बड़ी मुश्किल से लोन पर एक ट्रैक्टर खरीद लिया है। लेकिन सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया अब भी जारी है।